गुड मॉर्निंग चितकारा। मैं डॉक्टर रंजन कुमार मलिक, डीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट, चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब। आज मेरे साथ एक विख्यात कलाकार प्रोफेसर मारुति सेलके सर है। सर, वेलकम टू चितकारा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट। सर, वर्ल्ड आर्ट डे की अवसर में आपका स्वागत है। सर, इसमें आप नोन है, प्रोफेसर है जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। सर, आपका वहाँ का इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा दर्शक को बताना चाहेंगे। सर, आप एक्सपीरियंस कैसा रहा जे स्कूल ऑफ आर्ट का? भारत का सबसे पुरातन स्कूल ऑफ आर्ट में से एक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। जे स्कूल ऑफ आर्ट करीब 175 साल पहले मुंबई में स्थापना हुई। एक्चुअली उस वक्त जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना सर जीजी भाई के बड़ी ग्रांट देने के कारण उस वक्त के उस अंग्रेज सरकार के जरिए हुई थी। सर जे का कि इंडियन आर्टिस्ट और वेस्टर्न आर्टिस्ट को मिला के एक्चुअली यहाँ के जो कारागिर है, यहाँ के जो कलाकार है, इन कलाकारों को संधि मिले। पाश्चात्य कला देख के आने के बाद जीजी भाई को ऐसा महसूस हुआ, और यहाँ के उस वक्त के शंकर शेठ जी और जो बड़े जो नामी हस्तियाँ थी, इन सब लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे भी अपने कलाकारों को कुछ जगह मिलनी चाहिए। वहाँ के उस वक्त के अंग्रेज सरकार को भी महसूस हुआ कि यहाँ के कलाकारों की हमें उपयोग करके लेना चाहिए, और इसलिए यहाँ के कारागिरों को संधि देने के लिए उन्हें पहला कारागिरों के लिए वो स्कूल ऑफ आर्ट शुरू किया था। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जी उस वक्त का वीटी स्टेशन और मुंबई की जो भी बीएमसी की बिल्डिंग है, जे स्कूल ऑफ आर्ट की बिल्डिंग है, जो पुरातन बिल्डिंग जितनी बनी हुई है, हेरिटेज, वो सारे हेरिटेज बिल्डिंगों का जो काम है, जो कार्विंग है, जो स्टोन वर्क है, वो सारा जे स्कूल ऑफ आर्ट के कैंपस में बना के फिर उस जगह पे जाके उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। इस पर्पस से एक्चुअली वहां से शुरुआत हुई थी। लेकिन भारतीय कलाकारों में जो कला संवेदना थी, उसके जरिए उन्होंने अपना हुनर दिखाने को जो शुरुआत किया, वहां से धीरे धीरे वो फाइन आर्ट की तरफ आ गया। और वहाँ आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। सर, वहाँ कौन सी विधाएं हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट की, और कैसे कैसे प्रोसेस है, बताइए। जे स्कूल ऑफ आर्ट में एक्चुअली अप्लाइड आर्ट, आर्किटेक्चर और फाइन आर्ट ऐसे 3 अलग अलग कॉलेजेस थे, जिसमें अप्लाइड आर्ट में फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशंस, प्रिंटिंग मीडिया, कैलीग्राफी, टाइपोग्राफी, ये सारे टॉपिक थे। एडवर्टाइजिंग रहने के बावजूद भी कि उनसे बहुत ज्यादा टाइप का भी हमारा हुआ नहीं। लेकिन फाइन आर्ट में आने के बाद में वहां पे ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, सिरेमिक, इंटीरियर, टेक्सटाइल, मेटल एंड क्राफ्ट, ग्राफिक, अलग अलग डिजाइन विधाएं हैं। और ये सारे विधाएं जब से जे स्कूल ऑफ आर्ट डिप्लोमा कॉलेज था तब से चल रही है। अच्छा, वहाँ पे कुछ डिग्री कॉलेज है, कुछ डिप्लोमा कॉलेज अभी भी चल रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली जो आपके साथ वो विजिट में था, आपने सारी चीज़ें जो दिखाए थे, एक सुंदर सी मैंने 3 पहलू मैंने देखा था। एक तो जो क्राफ्ट मेकिंग, जो मेटल क्राफ्ट का, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट भी यही कह रहा है कि लोकल क्राफ्ट को बढ़ावा दिया जाए, उसमें एंगेज भी किया जाए, और बहुत सारी चीज़ भी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट आपने सुंदर से उसका डेवलपमेंट भी देखा। बच्चे काम कर रहे हैं, प्रोफेसर दिन रात उसमें काम कर रहे हैं। उस बारे में थोड़ा डिटेल बोले, वो उसमें कैसे काम होता है, वो उसमें बेनिफिट कैसे मिलता है? जे स्कूल ऑफ आर्ट में आर्ट एंड क्राफ्ट नाम से एक अलग से डिपार्टमेंट है। अच्छा। आर्ट एंड क्राफ्ट में मेटल एंड क्राफ्ट, सिरेमिक, टेक्सटाइल और इंटीरियर, ये 4 विधाएं हैं। और ये चारों का मिला के अलग से मेटल एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट बनता है, जिसमें मेटल एंड क्राफ्ट ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मेटल को लेके कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। कला के माध्यम से एम्बोस कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, कोलाज कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। हाँ जी। वो एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जो सिर्फ जे स्कूल ऑफ आर्ट में ही है। बाकी किसी भी आर्ट स्कूल में मेटल एंड क्राफ्ट नाम से अलग से डिपार्टमेंट नहीं है। वो ज्यादातर स्कल्पचर का पार्ट बना रहता है या टेराकोटा बना के बस वहीं तक रहता है। यहाँ पे मेटल एंड क्राफ्ट ये एक अलग से डिपार्टमेंट है, जहाँ पे एम्बॉसिंग और बाकी कई सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और हमारे यहाँ से पास आउट स्टूडेंट या हमारे यहाँ का स्टाफ, इनकी आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी पहचान बना चुके हैं। क्राफ्ट को अलग से डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है। सर, दूसरा एक मेरा जो एक्सपीरियंस था, दूसरा है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर है बीएड का, वो भी मैंने एक पहली बार देखा आर्ट कॉलेज में, है ना, आर्ट बीएड चल रहा है।
वो सारे डिटेल्स उसमें थोड़ा बड़ा जिज्ञासु रहा मैंने थोड़ा स्वल्प टाइम में जो समझने की कोशिश किया, बड़ा इंटरेस्टिंग और ह्यूज स्टूडेंट वहाँ एडमिशन भी थे। महाराष्ट्र हमेशा ही कला जगत में अग्रसर रहा है। पूरे देश भर का कला जगत का नेतृत्व हमेशा महाराष्ट्र ने किया है। उस महाराष्ट्र में एक्चुअल में कला संचालनालय है। अच्छा। जबकि बाकी किसी भी भारत भर के किसी स्टेट में कला संचालनालय की अलग से पहचान नहीं है। उस महाराष्ट्र के कला संचालनालय के जरिए एक कुछ डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिसमें फाइन आर्ट है, अप्लाइड आर्ट है, टेक्सटाइल है। इसके साथ साथ एक टीचर ट्रेनिंग सेंटर करके कोर्स है, जिसमें आर्ट टीचर डिप्लोमा जो स्कूल में पढ़ाने के लिए बना हुआ है, एक डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन जो कॉलेज में पढ़ाने के लिए बना हुआ है। दो विधाएं, एक स्कूल लेवल में और एक कॉलेज लेवल में, राइट। और इसमें अभी एक्चुअली एमईपी में कंपलसरी किया हुआ है कि उसमें टीचिंग का भी कंपलसरी डिग्री होना चाहिए। हाँ। लेकिन महाराष्ट्र ने पहले 1965 से पहले से ये टीचिंग कोर्स शुरू किए हैं। इसमें भी बहुत बड़े बड़े लोग उसमें एचओडी रहे हैं, वहाँ पे प्रोफेसर बने हैं। ये जो कोर्स है, इसकी खासियत ये है कि आर्ट तो पढ़ाया जाता ही है, आर्ट की असाइनमेंट होती है, इसके साथ साथ साइकोलॉजी है, इसके साथ साथ मूल्यमापन है, इसके साथ साथ तत्वज्ञान है, आर्ट हिस्ट्री है। ये सारी चीज़ें इसमें, चाइल्ड साइकोलॉजी है, सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती है, जिसके जरिए एक आर्टिस्ट जब कॉलेज में स्कूल में पढ़ाने जाता है तो बच्चों से क्या उम्मीद रखनी चाहिए या उनको कैसे ढालना चाहिए, इसके बारे में उन्हें अच्छा सा चाइल्ड साइकोलॉजी पहले वो ट्रेंड होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज और ये केयरिंग, आर्ट एजुकेशन, ये सारे पहले ट्रेंड होता है। तो ये आपका वो खासियत है। और एक जी सर, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर को साइकोलॉजिकल नॉलेज होना जरूरी होता है। बराबर। जो हमारे रेगुलर फाइन आर्ट के या अप्लाइड आर्ट के या आर्ट के किसी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए, जैसे उसका जो असाइनमेंट आ रहा है उसका मूल्यांकन कैसा करना चाहिए। बच्चे जब आपसे बात करते हैं, हम बच्चों से बात करते हैं या उन्हें कुछ सिखाने जाते हैं, तो बच्चों की साइकोलॉजी क्या है। आर्ट जैसे आर्ट एक लैंग्वेज भी है, उसी लैंग्वेज में साइकोलॉजी तो जुड़ा हुआ है, और साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, तो जुड़ा हुआ है, तो एजुकेशन को बेटर दे पाएंगे। बिल्कुल करेक्ट सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अभी जो इंडिया में एम्प्लॉयबिलिटीज़ का सर देख रहे हैं, बहुत सारे संभावना पहले नहीं था, आजकल बहुत सारे हो रहे हैं। आर्ट एजुकेशन को एक स्टूडेंट जब आता है या पेरेंट्स कोई सोचता है कि मेरा बेटा को मैं फाइन आर्ट में उसको करियर कैसे करवाऊं, कैसे उनका वो स्वावलंबी हो पाए, अपनी जीविका अर्जन कर पाए, इसमें फाइनेंशियली सोशली उसको रेस्पेक्ट मिले, तो वो कैसे आप देखते हैं स्टूडेंट को? आप स्पेशली जे स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट के बारे में मैं बात करूंगा कि आपका स्टूडेंट कैसे वो पहले आता है, कैसे कैसे काम करता है और कैसे वो एंगेज होता है फ्यूचर में। देखो, पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा। जी सर। एज आर्टिस्ट करके टीचर की बात बाद में करूँगा। जी। जब आप फाइन आर्ट की तरफ देखते हो या फाइन आर्ट में करियर करने के बारे में सोचते हो, तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि फाइन आर्ट ये हमारे अंतरात्मा की आनंद के लिए है। ठीक है। आप अगर चाहेंगे कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं फाइन आर्ट में आऊंगा तो मेरे पेंटिंग लाखों में करोड़ों में बिकेंगे और इसके लिए मैं काम करूंगा, फाइन आर्ट आपको ये इजाजत नहीं देता है। ठीक, क्योंकि ये क्लासिकल श्रेणी में आता है। आपको अगर स्वयं के आनंद के लिए, अपने आत्मा को, परमात्मा को परमानंद देने के लिए अगर आपको काम करना है, तो इसके लिए अगर आप आना चाहते हो तो फाइन आर्ट में आपका स्वागत है। फाइन आर्ट आपको दुनिया का सबसे ज्यादा आनंद देगा, जिसमें से आपको शायद जिंदगी में और कुछ चीजें चाहने की चाहत भी नहीं बचेगी। इतना आनंद देके जाएगा। लेकिन आप चाहोगे मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, तो उसके लिए बाकी कई सारी विधाएं हैं। नहीं, मैं बहुत सारे पैसे की बात नहीं किया, मैं स्वावलंबी की, मैंने जीविका भी अर्जन, मैंने देखा बहुत सारे अभी बहुत सारे रिच तो नहीं कहूँगा, एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, वो लोग जैसे है, जैसे कि आप उनमें से एक है। तो वो सारे चीज़ कैसे बच्चों को आप देते हैं, प्लेटफॉर्म कैसे देते हैं और कहाँ कहाँ वो लोग एंगेज होते हैं? आप अगर कला का इतिहास देखोगे जी, तो कला का इतिहास ऐसा है कि कला ये हमेशा राजाश्रय से बड़ी हुई है, राजाश्रय से पली हुई है। हाँ। किसी के आश्रय के साथ जब कला बढ़ती है तभी कलाकार अपना 100% आत्मीयता कला के साथ एफर्ट कर पाता है। लेकिन कलाकारों को आप कहेंगे कि वो स्वावलंबी हो,
खुद कमाए और खुद कला निर्माण करे, तो ये सोच में थोड़ा सा, देखो अभी सब जगह ने, हमारे यहाँ पे भी ये सोच बढ़ रही है कि कलाकार ने खुद कमाना चाहिए, फिर उसके लिए कुछ तो अलग जॉब चाहिए या कहीं से उसको पैसे मिलने चाहिए, फिर वो काम करेगा। ये संभव नहीं है। बट अगर आपको अभी फाइन तो आर्ट में- देखिए, अभी जे स्कूलों डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो गया, और आपका सारे कंस्ट्रक्शन चेंज हो रहा है, आप सिलेबस चेंज हो रहा है, तो वहाँ तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। कुछ संभावना दिखता है आपको? संभावना तो है। आपकी बात बिल्कुल सही जी। है, आपकी बात बिल्कुल सही है, संभावनाएं है। आर्ट में अभी कई सारे अलग अलग छोटे छोटे बारीक बारीक डिफरेंस है, कई सारे अलग विधाएं, अलग अलग कोर्सेज उसमें इंक्लूड हो रहे हैं। जैसे पहले भी फाइन आर्ट के अंदर आज प्रिंट मेकिंग है। हाँ जी। ये प्रिंट मेकिंग सिर्फ कलाकृति निर्माण करने के लिए नहीं यूज हुआ, प्रिंट मेकिंग बाकी भी कई सारे फील्ड में यूज हुआ है। हाँ, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। जिन्होंने प्रिंट मेकिंग में डिग्री डिप्लोमा किया, वो कई बार टांगसाड़ में जहां नोट बनती है वहां पे उन लोगों को अच्छा जॉब मिल जाता है। ये पर्याय है ही, लेकिन पर्याय कभी बंद नहीं हुए। जी। या फाइन आर्ट में काम किए हुए लोगों को इलस्ट्रेशन में बहुत डिमांड होती है, उनको जॉब मिलने का या इसका कभी प्रॉब्लम नहीं आया, कभी नहीं। लेकिन आप अगर फाइन आर्ट में आना चाहते हो तो आप वो जॉब के लिए फाइन आर्ट में मत आइए, वो जॉब के लिए अप्लाइड आर्ट जैसी सुविधा है। जी जी। अप्लाइड आर्ट में जाके बराबर। आप एजुकेशन लेके ये सारे जॉब आपको अवेलेबल है। वहां पे ये नहीं कहा जाता कि आपने फाइन आर्ट किया है या अप्लाइड आर्ट किया है, आपकी कला क्या है, आपके अंदर हुनर क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। स्किल पे बात होता है, आप कितना प्रैक्टिस है, आपका कितना क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है। अच्छा जी सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ललित कला जैसा, ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली जैसे संस्था है, एक महान संस्था है, एक सेंट्रल संस्था है, उसमें आप एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है। उनका गतिविधियों के बारे में आपसे मैं जिज्ञासा करूंगा। उनमें एज ए मेंबर आपने रिसेंटली, हम लोग को बात हो रहा था, ललित कला का बहुत सारे विधाएं होना चाहिए, बिकॉज उस 50 साल पहले, 20 साल 30 साल पहले वो था, ललित कला कलाकारों को एक मंच देने का एक माध्यम था, संस्थान था। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की समय में हम लोग काफ़ी चीज़ देखते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है। तो जैसे कि आर्टिस्ट को क्यूरेशन के लिए, आर्ट क्यूरेशन के लिए दिक्कत होता है। कैसे, जो मान लीजिए आसाम से कोई लड़का आएगा दिल्ली में एग्जीबिशन, उनको वहाँ गेस्ट ढूंढने में, बायर्स ढूंढने में, या आर्ट को डिस्प्ले करने में बहुत सारी मुश्किलें आता है, बिकॉज आपका बड़ा संस्था है, उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन होता है, बहुत सारा कायदा कानून है, वहाँ वो परेशान होता है। क्या ललित कला की सदस्य हिसाब से क्या सरकार को, हम लोग को क्या प्रयास करना चाहिए, क्या गतिविधियां में और थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, फैसिलिटीज करना चाहिए? ललित कला का उद्देश्य ही यह है जी कि कलाकारों को प्लेटफॉर्म निर्माण करके जी, दिया जाए, जी। उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको काम करने के लिए, उनका हुनर निखारने के लिए ललित कला अकादमी हमेशा काम करते आई है। लेकिन आप कह रहे हो, ये बात भी सही है कि ललित कला के जरिए उभरते हुए कलाकारों को नए चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए या नए चैलेंज से लड़ने के लिए कुछ न कुछ सहायता होनी चाहिए। फोरम रहना चाहिए, डेस्क रहना चाहिए, जैसे कि फोरम रहना चाहिए। आपका वो डिस्प्ले के लिए कोई क्यूरेटोरियल डेस्क रहना चाहिए, जैसे कि आपका आर्ट मार्केट के बारे में, बायर्स कहाँ ढूंढेगा, कहाँ, क्योंकि बायर्स को ऑलरेडी पेंटिंग इंडिया में खरीद रहे हैं, वर्ल्ड के लोग आते हैं, तो दिल्ली जैसा शहर में और ललित कला के रीजनल सेंटर में लोग आते हैं, बट उनको भी, क्लाइंट को पता नहीं चलता कौन सी सेंटर में कहाँ जाता है। एवरी होटल को इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, उनके डेस्क में रहना चाहिए कि बड़े बड़े होटल्स में जो कि कौन सी जगह में कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि रेडियो में तो होता है, न्यूज़पेपर में आता है। इसके अलावा वहाँ कोरियर के लिए और इंश्योरेंस के लिए, आर्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इंश्योरेंस का भी वो एक डेस्क रहना चाहिए। तो ये सारे जो चीज़ क्या संभव है? ललित कला अकादमी उनके अलग अलग रीजनल सेंटर में कुछ स्टूडियोज चलाती है जी, जहाँ पे अलग अलग विधा के आर्टिस्ट आके वहाँ रह के वहाँ काम करते हैं, अपने काम को लोगों के सामने रखने का मंच वहाँ दिया हुआ है, एक आर्ट गैलरी उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। अलग अलग, जैसे फाइन आर्ट के कुछ 25-50 अलग अलग स्टूडियोज़ है, स्कल्पचर के एक 15-20 अलग अलग स्टूडियोज़ है, प्रिंट मेकिंग के कुछ स्टूडियोज़ है, सिरेमिक के कुछ स्टूडियोज़ है। ये अलग अलग स्टूडियोज़ में वहाँ आर्टिस्ट आके एक साथ काम करते हैं, उनके वहाँ चर्चाएं करके उसमें ग्रो होने के लिए, उनको एक दूसरे के साथ डिस्कस करने के लिए वहाँ प्लेटफॉर्म ऑलरेडी रेडी है। इसके ऊपर पहले से ललित कला में काम चल रहा है। इसके साथ साथ हर जगह पे एक आर्ट गैलरी है। और आप जैसे कह रहे हो कि नया आए हुए आर्टिस्ट को मंच देने के लिए कुछ अलग से काम, तो ये उसी के लिए है कि अलग अलग जगह से आप वहां जाके एडमिशन ले सकते हो, वहां जाके रह सकते हो, और वहां रह के आपको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने काम, प्रैक्टिस भी करना है और अलग अलग
बायर्स हाँ। या अलग अलग आर्ट गैलरीज या अलग अलग एक्टिविटिस्ट वहां पे आके विजिट करके अच्छे कलाकारों को उठाया जाता है। उनको कई बार शो ऑफर किए जाते हैं, उनके कुछ वर्कशॉप सेमिनार्स किए जाते हैं, उनको एक जगह रेसिडेंसी दी जाती है। या ऑलरेडी ललित कला में हो रहा है, जी, बस जी। आपको एप्लीकेशन करके वहां एडमिशन लेना है। ऑफ कोर्स एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल रहता है, प्रोसेस क्योंकि अपना होता देश है। बहुत बड़ा है, कलाकारों की संख्या बहुत बड़ी है। उस तुलना में ललित कला का सेंटर्स बहुत कम है। कम है। आज बहुत कम जगह पे ये फैसिलिटी है, लेकिन ये ऑलरेडी चल रहा है। जी मैं चाहूंगा कि भारत सरकार ने हर राज्य में ललित कला अकादमी की एक रीजनल सेंटर शुरू करना चाहिए, ताकि वहां के कलाकारों को मौका मिले। महाराष्ट्र के कलाकार पिछले कई सालों से, यानी करीब करीब जब से ललित कला की स्थापना हुई तब से मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र ललित कला अकादमी की शुरुआत हो, या ललित कला अकादमी की महाराष्ट्र में एक ब्रांच शुरू हो जाए, एक सेंटर शुरू हो जाए। इसके लिए कई बार जगह भी दी गई, कई बार वो वापस ली गई, या कई सारे बाकी पॉलिटिक्स की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन ये मांग शुरू से हो रही है, सरकार की तरफ से भी उसके लिए कोशिशें जारी है। लेकिन भारत में कला से भी और कई सारे प्रश्न बड़े हैं कि सरकार को कला की तरफ ध्यान देने के लिए उतना शायद फुर्सत नहीं हो रही है। जी, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है। ये तो बड़ा अच्छा सुझाव हमने रखा आपके सामने, आप भी उसको अच्छे से जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि ये सारे आप सरकार तक पहुंचाए, ताकि ये सारे संस्था जो फोरम है, चाहे इंश्योरेंस का फोरम हो, क्यूरेटर का, आर्ट मार्केट का, है ना, और ये सारे चीज़ें उनको, और आर्टिस्ट का लीगल, जो आर्टिस्ट पे कोई विपद आता है, एक लीगल फोरम रहना चाहिए, एडवाइजरी, और वो ताकि उनको कोई भी आइन कानून से संबंधित कोई दिक्कत हो, कलाकार को विशेषतः, तो उनको वहाँ हेल्प डेस्क मिले, जैसे वोमेन सेल है, चाइल्ड सेल है ना। सो ये सारे चीज़ हम उम्मीद करते हैं कि अगली समय में ये सारे चीज़ का जैसे भी संभव हो वो शुरुआत हो। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है, ये भी आप कला वर्ल्ड आर्ट डे की अवसर में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इंडियन आर्ट को वर्ल्ड आर्ट में कैसे देखते हैं, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? चलो, अब ये क्वेश्चन के ऊपर मुझे खुल के बात करने का मौका दिया जी आपने। जी जी, जी। वर्ल्ड आर्ट के दिन मैं आप एक्चुअली सभी कलाकारों को पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और भारत आज तक हर क्षेत्र में गुरु रहा है, वैसे ही भारत कला क्षेत्र में हमेशा गुरु रहा है, विश्व गुरु रहा है। आगे जाके भी मुझे पता है कि विश्व गुरु का ये स्थान और भी मजबूत होता रहेगा, और भी बुलंद होता रहेगा। भारत की कलाएं, भारत में आज भी आप अजंता एलोरा जाके देखोगे तो वहाँ की कलाकृतियाँ आज भी दुनिया के किसी भी कंट्री से, वहाँ के कलाकारों से आज भी ऊंची समझी जाती है, मानी जाती है। उसकी तुलना आज और किसी के साथ करना भी मुश्किल हो जाता है। यही कंडीशन भारत के हर कलाकारों की है। आप अमूर्त कला की तरफ जाओगे तो भारत के कलाकार दुनिया के टॉप में है। आज गायतोंडे का चित्र सबसे ऊंचा ऑक्शन में जाता है। यही कंडीशन यहाँ के जो अजंता एलोरा की या भारतीय विचारों की शैली में काम करने वाले कलाकारों के साथ भी है। बस कमी इस चीज़ की रहती है कि भारत में कलाकार बनने की इच्छा रखने वाले की संख्या बहुत बड़ी है। भारत के लोक संख्या के प्रमाण में उसकी संख्या अपने आप ज़्यादा हो जाती है, और उतने कलाकारों को संधि देने के लिए, उतने कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए हमारे पास उतनी सुविधा कम पड़ती है। तो ये सुविधा अगर हो पाए तो बहुत जल्दी भारत कला क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में सामने आएगा। जो एक्चुअली है उसको खाली प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, लोगों को संधि देने की ज़रूरत है। वो संधि बहुत जल्दी दे पाएंगे। भारत सरकार और कई राज्य सरकारों के जरिए ये एक साथ प्रयास हो गए तो ये बहुत आसानी से होने के चांसेस मुझे दिखते हैं। मैं फिर एक बार सर, चितकारा यूनिवर्सिटी में आप आए, चितकारा का डिपार्टमेंट से अपना डेमोस्ट्रेशन दिए, बच्चे से इंटरेक्ट किए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? चितकारा यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैं आपको जब पहली बार मिला तभी मुझे जानकारी हुई कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी भी है। तब तक मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। सॉरी, जानकारी नहीं रहने के लिए मैं जब मुंबई में मिले थे, एजुकेशन फील्ड में हूँ, और फिर भी एक इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी मुझे नहीं थी। इसके लिए पहले मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद चितकारा यूनिवर्सिटी एक बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। यहाँ की हर चीज़ सोच समझ के डिज़ाइन करके बनाई हुई है। यहाँ के बच्चे भी
बहुत सुकून से बहुत अच्छे से काम करते हैं। बच्चे कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा समय मिलता है काम करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हालांकि अभी बच्चों की संख्या कम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि चितकारा अगर इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो चितकारा एक कला क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कर पाएगा और यहाँ के बच्चे शायद बहुत बड़े आर्टिस्ट के रूप में सामने आएंगे, क्योंकि उनकी मेहनत करने की इच्छा है, चाहत है। वो मैं यहाँ जो कुछ 2-3 दिन में रहा, उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ, इसमें मैंने देख लिया है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। चितकारा यूनिवर्सिटी के कला विभाग बहुत बड़ा हो, बहुत जल्दी उनको बहुत बड़ी जगह मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ रुकने की इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सर। मारुति सर, आप आए चितकारा में, एक्सपीरियंस किए और बहुत सारे बच्चों को आपने आशीर्वाद दिया, डेमोस्ट्रेशन दिया, मास्टर लेक्चर भी आपने दिया और आप ये आज भी वर्ल्ड डे में चितकारा विश्ववासी को और इंडियन लोगों को सारे आपने संदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलते हैं। थैंक यू चितकारा।